Welcome once again, everybody present here, and I am going to start the new topic. As we have just studied in the earlier video, that the Europe was the patchwork of different regions and लैंग्वेज. तो यूरोप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा और अलग अलग मतलब लैंग्वेज बोलने अलग अलग रीजन थे और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे. तो फिर इनके बीच में नेशनलिज्म की भावना कैसे उत्पन्न हुई और कैसे इनके बीच में नेशनलिज्म फैला, क्योंकि नेशनलिज्म के लिए पहले तक एक नेशन का होना ज़रूरी था. और नेशन जब तक कॉमन आइडेंटिटी वाले लोग अपने को एक नेशन से कनेक्ट नहीं करते तो फिर उनके बीच में नेशनलिज्म कैसे आता. तो यहाँ तो मल्टी नेशनल डायनेस्टिक रूल्स थे, और मल्टी नेशनल डायनेस्टिक रूल्स में जो थे बिग एम्पायर थे, उसमें डिफरेंट नेशनलिटी के लोग रहते थे. तो फिर कैसे फिर मोनार्की के अगेंस्ट में आकर स्ट्रगल शुरू करते. तो अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि उस समय यूरोप कि सोसाइटी किस प्रकार की थी, उस सोसाइटी में किस तरह के लोग रहते थे, और फिर किन के बीच में यह नेशनलिज्म की भावना आई. सो लेट अस सी हियर द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास. मतलब सबसे पहले वहाँ का उच्च वर्ग और फिर मध्यम वर्ग. Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class in the continent. यूरोप महादेश में उस समय मिड 18th सेंचुरी में सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो सबसे संपन्न तबका था, ताकतवर तबका था, वो था मतलब जमींदार लोग थे, सामंत लोग थे जिनके पास बहुत भूमि होती थी, जमीन होती थी. द मेंबर ऑफ दिस क्लास वेयर यूनाइटेड बाई The members of this class were united by a common way of life that cut across regional division. तो इस क्लास के, इस वर्ग के, एरिस्टोक्रेसी क्लास के जो लोग थे, वो लोग एक एम्पायर से दूसरे एम्पायर के, अलग अलग एम्पायर में रहते हुए भी उन लोगों के जीवन आपस में जुड़ा हुआ था. दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस. तो गाँव में उनकी बहुत बड़ी स्टेट्स होती थी, भू संपत्ति होती, स्टेट में भू संपत्ति होती थी, और शहरों में बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती थी. ये एरिस्टोक्रेसी क्लास था, उच्च वर्ग, धनाढ़ वर्ग था, एक वर्ग था जो यूरोप में. दे स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी. तो जब कभी भी आपस में मिलते थे या कोई मतलब राजनीतिक कार्यों के लिए मिलते थे, तो ये हमेशा फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे. देयर फैमिलीज वेयर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज. उनके परिवारों के बीच में शादी का भी संबंध रहता था. दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली ए स्मॉल ग्रुप. लेकिन यूरोप में ये एरिस्टोक्रेसी जो क्लास था, इसकी संख्या बहुत कम थी. द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पीजेंट्री. यूरोप में जो अधिकांश जनता थी वो किसान थी. तो हमें तो पहले ये जानना है ना कि आखिर किस सोसाइटी के किस क्लास में सबसे पहले नेशनलिज्म आना शुरू हुआ. टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फॉर्म बाय द टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, while in Eastern and Central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast estate which were cultivated by serf. तो अब यहाँ पर है कि यूरोप का जो पश्चिमी भाग था, पश्चिमी इलाका था, वहाँ पर बल्क ऑफ लैंड, ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीन थी वो छोटे छोटे किसान और छोटे छोटे मतलब ज़मीन के मालिक उसके होते थे. छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े थे और छोटे छोटे किसान होते थे. जबकि पूर्वी यूरोप में, ईस्टर्न और मध्य यूरोप में, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में जो ज़मीन था वो बहुत बड़ा बड़ा होता था, और उस पर फिर मतलब सर्फ्स मतलब मज़दूर लोग उस पर काम करते थे. किसान बड़े बड़े ज़मींदार होते थे और उस पर छोटे छोटे मज़दूर उस पर खेती करते थे. इन द वेस्ट एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल production and trade meant the growth of town and the emergence of commercial class whose existence was based on production for the market. तो वेस्टर्न यूरोप में और सेंट्रल यूरोप में अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया था. इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई थी. सबसे पहले इंडस्ट्री इंग्लैंड में लगना शुरू हुई थी 1750 के बाद, और फिर उसका प्रभाव पश्चिमी यूरोप पर पड़ा. तो वेस्टर्न यूरोप में और सेंट्रल यूरोप में जब इंडस्ट्री लगने लगी तो फिर वहाँ शहर बसने लगे, और शहर बसने लगे तो फिर उसमें बिजनेस क्लास लोग रहने लगे, व्यापारी लोग रहने लगे जो कि मार्केट के लिए प्रोडक्शन करते थे. तो एक नया वर्ग सोसाइटी में आने लगा, बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रीज क्लास. Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of the Germany states it occurred only during 19th century. तो मैंने पहले ही बताया था कि 1750 के बाद इंग्लैंड में इंडस्ट्री लगना शुरू हो गए थे, लेकिन फ्रांस में और जर्मनी में ये सब बहुत देर से लगे, मतलब 19th सेंचुरी में 1800 के बाद लगने शुरू हुए.
In its wake, new social group came into being, a working class population and मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुई, अब मिड 19th सेंचुरी से, मतलब जर्मनी और फ्रांस साइड में, तो एक नया वर्ग सामने उठ कर आया जिसे मिडिल क्लास कहते हैं, ये वर्किंग क्लास कहते हैं। तो इसमें तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे, मतलब व्यापारी थे, प्रोफेशनल्स थे, पेशेवर लोग थे, टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वेर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। लेकिन सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में इनकी संख्या बहुत कम थी, टिल 19th सेंचुरी तक ये बहुत कम थे। इट वॉज अमॉन्ग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी प्रिविलेजेस गेन पॉपुलरिटी। तो यही जो मिडिल क्लास था, न एरिस्टोक्रेसी थी न पीजेंट्री थी, तीन तरह के हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं। एक तो एरिस्टोक्रेसी क्लास यूरोप में था, वो कम था, एक पीजेंट्री था, वो किसान बहुत ज़्यादा संख्या थी। लेकिन इन दोनों के बीच में नेशनलिज्म का फीलिंग्स नहीं आया पहले। सबसे पहले नेशनलिज्म का फीलिंग किनके बीच में आया? न्यू मिडिल क्लास के में आया, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के बाद आया था। और इसमें बिजनेसमैन थे, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इसमें प्रोफेसर थे, इसमें टीचर्स थे, इसमें लॉयर्स थे। तो इन्हीं के बीच में सबसे पहले नेशनलिज्म की भावना आई। वो भी कौन सी भावना आई? लिबरल नेशनलिज्म की। लिबरल नेशनलिज्म आया। अब हमें ये समझना होगा कि व्हाट डज लिबरल नेशनलिज्म मीन्स। ओके, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।